Radhe Radhe, Shri Harivansh students, let us continue sample question paper of standard math issued by CBSE board class 10. Students 10 MCQ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। आज हम 11th नंबर MCQ से स्टार्ट कर रहे हैं वीडियो। देखिए क्या MCQ है। इफ द एरिया of the base of a right circular cone is 51 centimeter square and the volume is 85 centimeter square, then height of the cone। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि जो राइट सर्कुलर कोन है उसका एरिया नहीं, उसके बेस का एरिया गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बेस एरिया होता है राइट सर्कुलर कोन का वो हमारे पास क्या होता है, बेस एरिया पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि कोन शेप है तो कौन में यहाँ पे बेस में क्या बना होता है, सर्कल। सर्कल का एरिया हमारे पास क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। क्लियर। और हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है कौन का। वॉल्यूम वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दी हैं उसकी हेल्प से हम यहाँ पे हाइट फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए वॉल्यूम हमें गिवन है 85 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1/3 यहाँ पे जो वॉल्यूम है इसे हम 1/3 बेस एरिया इंटू हाइट भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जो बेस एरिया पाई आर स्क्वायर है वो क्या है, हमारे पास वैल्यू गिवन यहाँ पे 51 इंटू एच। तो यहाँ पे 317 जा 51। ठीक है, ये 17 इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, क्योंकि ये 17 एच बन गया, ये 17 इधर आके डिवाइड हो गया तो हमारे पास एच क्या आ गई, 17 5 जा 85, एच हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ गई। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे ऑप्शन डी हमारा करेक्ट रहेगा। कौन से रिलेटेड जो भी शेप की बात की जाएगी, आपको जो आइडेंटिटीज हैं या फॉर्मूलाज हैं टिप्स पे ध्यान पे होने चाहिए। देखिए ये जो कौन का कर्व सरफेस एरिया होता है ये होता है पाई आर एल। ठीक है, और ये जो बेस एरिया होता है ये होता है पाई आर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे ये रेडियस है और ये कौन की हाइट होती है। ठीक है, ये रेडियस है और जो ये स्लैंटिंग लाइन है इसे स्लैंट हाइट बोलते हैं। क्लियर, इसे क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट। इज इट क्लियर। जब हमने कवर सरफेस एरिया पता करना होता है तो हमें एल चाहिए होता है, और कई बार क्वेश्चन में क्या गिवन होता है, एच गिवन होता है, तो हमें एल फाइंड आउट करना होता है। तो एल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए ये 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल फॉर्म होता है। पाइथागोरस थ्योरम से हम एल फाइंड आउट करेंगे। राइट एंगल की जो अपोजिट साइड होती है वो हाइपोटेन्यूज का काम करेगी, इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो यहाँ पे जो एल का स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के। तो तीनों आइडेंटिटीज में जो भी कोई टू वैल्यूज गिवन होंगी तो हम थर्ड वैल्यू है जो उससे फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। तो ये कुछ बेसिक जो रूल्स हैं ये आपको ध्यान में रखने हैं, तभी आप एमसीक्यू या इनसे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। क्लियर। अब चलिए 12th क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। If the zeros of the quadratic polynomial ax square plus bx plus c where a and c not equal to 0 are equal, वो क्या कह रहा है कि अगर इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जीरोस क्या हैं, इक्वल हैं, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। C एंड B मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, या फिर C एंड A मस्ट हैव ऑपोजिट साइन, या फिर C एंड B मस्ट हैव सेम साइन, या फिर C एंड A हैव मस्ट हैव सेम साइन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन रहेगा वो हमारा डी करेक्ट रहेगा कि C और A सेम साइन होंगे तभी है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो इक्वल होंगी। देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जीरो कब इक्वल होती है, व्हेन बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। ठीक है, मीन्स व्हेन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसकी जीरोस क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। तो यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर तो इधर रहने दीजिए, 4ac को इधर ले आते हैं। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, तो यहाँ पे ए और सी दोनों का साइन सेम होगा तभी हमारे पास डी जीरो के इक्वल आएगी, क्योंकि जो बी है वो हमें पॉजिटिव ही लेना होता है, पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, हर कंडीशन में। तो या तो दोनों नेगेटिव होंगी या दोनों, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव है जो कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस, या दोनों पॉजिटिव होंगी। तो जो सी एंड ए है उसका क्या होना चाहिए, मस्ट हैव सेम साइन होना चाहिए
तभी हमारी ये कंडीशन फुलफिल हो पाएगी कि जो जीरोज हैं इस पॉलिनोमियल की वो क्या होंगी, इक्वल होंगी। अच्छा, डिस्क्रिमिनेंट से आपको ये चीजें ध्यान में रखना। देखिए एमसीक्यू के साथ साथ हम थोड़ा कवर करते चलते हैं। डी का मीन क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। और डी की जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होती है, ठीक है। इफ डी इज ग्रेटर देन जीरो, डी की वैल्यू अगर जीरो से ग्रेटर है तो आपके पास टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आएंगे, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अगर डी की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो टू इक्वल रियल रूट्स आएंगे, टू इक्वल रियल रूट्स, क्लियर। अगर d की वैल्यू लेस देन जीरो है तो नो रियल रूट, फिर कोई भी रूट नहीं आएगा, क्लियर। तो ये या साथ के साथ एमसीक्यू से रिलेटेड हम कुछ टर्म्स है जो रिवाइज करते चलते हैं, ठीक है, ताकि सिर्फ ये ही एमसीक्यू नहीं, इससे रिलेटेड और भी एमसीक्यू हम इजिली सॉल्व कर पाए, क्लियर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा, द एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर इज। क्या पता करना है हमें, एरिया फाइंड आउट करना है किसका, सेक्टर का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जैसे ये सर्कल है, ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर है सर्कल का, ठीक है। तो ये जो आर्क दे रखी है इसकी लेंथ हमें कितनी गिवन है, 22 सेंटीमीटर गिवन है, क्लियर। और रेडियस क्या गिवन है, 21 सेंटीमीटर। तो हमें इस सेक्टर का एरिया पता करना है। देखिए जो एरिया ऑफ सेक्टर होता है स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ सेक्टर फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, थीटा अपॉन 360, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास आर की वैल्यू तो गिवन है इस एमसीक्यू में, बट थीटा इज नॉट गिवन, सो वी फाइंड आउट द थीटा विद द हेल्प ऑफ लेंथ ऑफ आर्क। आर्क की लेंथ की हेल्प से हम पहले थीटा फाइंड आउट करेंगे, फिर हम यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे। देखिए जो लेंथ ऑफ आर्क होती है उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू थीटा अपॉन 360 2 पाई आर, क्लियर। तो यहाँ पे लेंथ इज गिवन 22, थीटा इज नॉट गिवन, अपॉन में 360 इंटू 2, पाई की वैल्यू 22 अपॉन 7 एंड आर इज गिवन 21, ठीक है। तो यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, 7 3 जा 21, क्लियर। और यहाँ पे 12 3 जा 36 और ये वाली 0, क्लियर। 2 6 जा 12 0। अब यहाँ पे 2 11 जा और 2 30 जा, यानी हमारे पास क्या रह गया, 22, ठीक है, 11 अपॉन 30 थीटा, ठीक है। थीटा रह गया न्यूमिनेटर में और 11 रह गया और डिनोमिनेटर में सिर्फ 30 बचा है। अब ये वैल्यू इधर आके क्या हो जाएगी, रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। तो थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 11 2 जा 22, 32 जा 60। तो थीटा हमारे पास क्या आ गया स्टूडेंट्स, 60 डिग्री आ गया। नाउ वी फाइंड आउट द एरिया ऑफ सेक्टर। तो यहाँ पे 60 अपॉन 360, आई की वैल्यू 22 अपॉन 7, आर इज गिवन 21, आर स्क्वायर है तो हमने 2 बार इसे एक्सपेंड कर लिया। 7 3 जा 21, ठीक है, 3 12 जा 36 और ये 0 62 जा 120, ठीक है, 2 11 जा 22। तो क्या रहा, सिर्फ 11 और 21। तो 21 को जब हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा, सेक्टर का एरिया आ जाएगा 231। सो ऑप्शन डी इज करेक्ट, क्लियर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, ट्रायंगल ए बी सी और ट्रायंगल डी ई एफ बोथ आर सिमिलर। दोनों ट्रायंगल्स हमें क्या दे रखी है, सिमिलर दे रखी है और कुछ साइड्स की हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे पेरीमीटर पता करना है ट्रायंगल ए बी सी का। देखिए क्या चीज है, 2 ट्रायंगल्स हैं ए बी सी, ठीक है, एंड सेकंड ट्रायंगल इज डी ई एफ, बोथ आर सिमिलर। दोनों क्या है, सिमिलर है। इफ ए बी इज 6 सेंटीमीटर, डी ई इज 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर है। यहाँ पे बाय मिस्टेक डी ई 6 सेंटीमीटर लिखा गया था, डी ई हमारे पास 9 सेंटीमीटर है।
ई एफ हमारे पास 6 सेंटीमीटर है और एफ डी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है। तो हमें किस ट्राइंगल का पेरीमीटर पता करना है? ट्राइंगल ए बी सी का। ठीक है, तो क्योंकि बोथ ट्राइंगल्स आर सिमिलर, सो द कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो, मीन्स ए बी, यहाँ से देखिए ए बी अपॉन में डी ई होगा। ठीक है, और इक्वल में बी सी अपॉन में क्या होगा? ई एफ होगा। बी सी अपॉन में ई एफ इक्वल में यहाँ पे देखिए ए सी अपॉन में क्या होगा? डी एफ। ए सी अपॉन में डी एफ। ठीक है, ये साइड इस साइड के अपॉन में, और बी सी अपॉन ई एफ और ए सी अपॉन डी एफ, यानी तीनों की जो रेशियो है वो क्या होगी? इक्वल होगी। क्यों इक्वल होगी? क्योंकि बहुत जो ट्राइंगल्स हैं वो क्या है? सिमिलर है। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं। ए बी अपॉन डी ई की वैल्यू 9 है हमारे पास, बी सी हमें पता नहीं, ई एफ की वैल्यू 6 है, ए सी भी नहीं हमें पता, डी एफ की वैल्यू क्या है? 12 है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए पहले इन दोनों टर्म्स से हम बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो है 6 इधर जाके मल्टीप्लाई हो गया, 6 6 जा 36 अपॉन में 9, तो ये बी सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 आ गई। बी सी की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? 4 सेंटीमीटर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पे ये 4 आ गई, तो आप इन दोनों रेशियोज को ले लो। यहाँ पे 4 अपॉन 6 इक्वल टू ए सी अपॉन में 12। ठीक है, तो ये 12 इधर जाके क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई इक्वल में ए सी, तो 6 2 जा 12, ए सी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 4 2 जा 8, 8 सेंटीमीटर ये आ गई। तो हमें पेरीमीटर पता करने हैं। पेरीमीटर मीन्स सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो 6 plus 4 10, 10 plus 8 18. So option C is correct. Is it clear? Students, question number 15 हमारा रहेगा, if the probability of the letter chosen at random from letters of the word mathematics to be a vowel is 2 upon 2x plus 1, then x is equal to। मैथमेटिक्स में अगर जो वर्ड है मैथमेटिक्स, इसमें जो वोवल की प्रोबेबिलिटी है वो x की फॉर्म में हमें 2 अपॉन 2x प्लस 1 गिवन है, तो हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम वर्ड मैथमेटिक्स में वोवल्स देखिए स्टूडेंट्स कौन कौन से यूज हो रखे हैं? ए ई ए आई। ठीक है, ये जो 4 वोवल्स हैं मैथमेटिक्स में आ रहे हैं, ए ई ए आई। क्लियर? और टोटल यहाँ पे लेटर्स कितने हैं मैथमेटिक्स वर्ड में? 2 4 6 8 10 और 11। ठीक है, टोटल यहाँ पे लेटर्स कितने हैं? 11। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ वोवल हमारे पास क्या होनी चाहिए? यहाँ पे वोवल है हमारे पास 4 और टोटल है 11। क्लियर? और जो गिवन है हमें प्रोबेबिलिटी वोवल्स की, दैट इज गिवन 2 अपॉन 2x प्लस 1, 2x प्लस 1 इक्वल में रख लें 4 अपॉन 11। इसे कर देंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे 4 को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 8x, 4 2 जा 8x और 4 1 जा 4, और यहाँ पे 11 2 जा 22। क्लियर? 8x, ये 4 इधर आके क्या हो गया? माइनस हो गया। 8x इक्वल टू हमारे पास रहा 18, ये 8 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 9 जा और 2 4 जा, तो x की वैल्यू ही पूछी थी, वो हमारे पास क्या आ गई? 9 अपॉन 4। ऑप्शन बी इस केस में क्या रहेगा हमारे पास? करेक्ट रहेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एमसीक्यू लिया गया है। क्या गिवन है कि जो दो पॉइंट्स हैं 9 0 ए के और बी के 9 -6, सी के -9 0, डी के -9 और 6 आर द वर्टिसेस हैं। ये चारों वर्टिसेस एक स्क्वायर के हैं या रेक्टेंगल के हैं या पैरेललोग्राम के या ट्रेपीजियम के। ठीक है, सबसे पहले देखिए हम फॉर्म करते हैं इसे ए बी सी डी। ए बी सी डी। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें दे रखे हैं 9 और 0, बी के दे रखे हैं 9 और -6। ठीक है, और सी के -9 और 0 और डी के दे रखे हैं -9 और 6। क्लियर? अब देखिए हमें क्या पता करना है, हम यहाँ पे चारों साइड की डिस्टेंस देखेंगे और डायगोनल्स देखेंगे। ठीक है, अगर चारों साइड्स इक्वल है और डायगोनल्स भी इक्वल हैं तो वो स्क्वायर होगा। चार ऑपोजिट साइड इक्वल है और डायगोनल इक्वल है तो रेक्टेंगल होगा, और सिर्फ अगर ऑपोजिट साइड इक्वल है तो वो क्या होगा? पैरेललोग्राम। चलिए करते हैं,
सबसे पहले देखिए ए बी साइड की डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए। क्या है डिस्टेंस फॉर्मूला? रूट x2 माइनस x1 होल का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे x1 x2, ठीक है, y1 y2, क्लियर ए बी में। तो x2 9 है और x1 क्या है? 9। x2 माइनस x1, ठीक है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस 6 है और y1 हमारे पास क्या है? 0, इसका स्क्वायर और होल का क्या आएगा? रूट। ये तो 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0, यहाँ पे -6 -0 -6, -6 का स्क्वायर करेंगे। जब हम -6 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ गया 36, ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल ही हो जाएगा। 36 का रूट क्या आएगा? 6, ठीक है, तो ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गई? 6 यूनिट्स आ गई। क्लियर? ऐसे हम BC पता कर ले साइड। BC में भी x2 माइनस x1 का स्क्वायर यानी -9, ठीक है, और -9 का स्क्वायर, x2 माइनस x1 का स्क्वायर, y2 माइनस y1 का स्क्वायर, प्लस में y2 0 है और यहाँ पे प्लस 6 हो जाएगा क्योंकि माइनस y1 लेना है, तो माइनस में ऑलरेडी ये है तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। ये टर्म होगी हमारे पास -18 का स्क्वायर, ठीक है, और ये होगी हमारे पास 6 का स्क्वायर, होल का क्या आ गया? रूट। 18 से क्या होता है स्टूडेंट्स? 18 से हमारे पास होता है 324, ठीक है, 324 प्लस 36, 6 6 जा 36, तो ये जब ऐड करेंगे 6 और 4 10, 3 और 2 5 और 1 6 और 3 360 बन गया। 360 के जब हम फैक्टर बनाएंगे 6 6 जा 36 इंटू 10, तो यहाँ पे 6 हमारे पास कॉमन निकल के आ जाएगा क्योंकि जो 10 है इसके प्राइम फैक्टर 2 और 5 है, दोनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलना, तो 6√10 हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। ठीक है, 6√10 किसकी वैल्यू आ गई? हमारे पास BC की वैल्यू आ गई। क्लियर? ऐसी हम CD की वैल्यू पता करें तो CD की वैल्यू देखिए x2 माइनस x1 यानी -9 और ये +9 हो जाएगा क्योंकि माइनस है यहाँ पे आइडेंटिटी में और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। ठीक है, 0 प्लस y2 माइनस y1 यानी 6 माइनस 0 होल का स्क्वायर, तो ये तो टर्म 0 ही होगी, 0 का स्क्वायर 0। ठीक है, यहाँ पे +6 का 6 में से 0 माइनस करेंगे 6, तो 6 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया? √36, तो ये हमारे पास क्या आ गई? 6 यूनिट। ये वाली साइड क्या आ गई? 6 यूनिट। ठीक है, तो ये स्क्वायर तो बनेगा नहीं क्योंकि ये वाली ऑपोजिट साइड इक्वल आ रही है और ये साइड अलग है। अब ये चेक और कर ले, AD की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? यहाँ पे भी -9 और -9, ठीक है, मीन्स x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, होल का क्या? रूट। तो ये -18 का स्क्वायर और ये +6 का स्क्वायर। क्लियर? -18 को -18 से मल्टीप्लाई किया था, सेम ही कंडीशन आ गई, 324 और 6 6 जा 36, इनको ऐड किया तो हमारे पास क्या आया था? 360, और जब इसके फैक्टर बनाए थे तो क्या आया हमारे पास? 6√10। ठीक है, मीन्स ये वाली साइड हमारे पास क्या आ गई? 6√10 आ गई। ठीक है, अब देखिए या तो ये पैरेललोग्राम हो सकती है या रेक्टेंगल, क्योंकि ये तो प्रॉपर्टी दोनों की ही सेम है कि जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं वो क्या होती है? इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे हमें डायगोनल्स और फाइंड आउट करने पड़ेंगे क्योंकि डायगोनल्स की हेल्प से ही हम बता पाएंगे कि जो ये वर्टिसेस हैं वो एक पैरेललोग्राम के हैं या फिर रेक्टेंगल के हैं। ठीक है, तो देखिए डायगोनल AC, सबसे पहले डायगोनल AC की पता कर ले, 9 + 9 का स्क्वायर यानी x2, ठीक है, माइनस x1, जब -x1 करेंगे तो ये ऑलरेडी माइनस में है तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, प्लस y2 माइनस y1, बोथ आर जीरोस। ठीक है, तो यहाँ पे 9 + 9 18 हो गया, ये तो 0 ही है टर्म। ठीक है, 18 को 18 से करेंगे तो ये क्या आ गया? 324 आ गया। ठीक है, इसको एज इट ही रहने दीजिए एक बार। अब देखिए BD के पता कर लें, तो यहाँ पे जो BD डायगोनल है ये हमने AC डायगोनल का फाइंड आउट किया है। ठीक है, BD डायगोनल के पता करेंगे तो 9 + 9 क्योंकि x2 माइनस x1 होता है ना, तो यहाँ पे ऑलरेडी ये माइनस में है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और y2 माइनस y1 प्लस y2 -6 और -6। ठीक है, y2 माइनस y1
का क्या आ जाएगा स्क्वायर और उसका होल का रूट। तो ये 9 + 9 18 का स्क्वायर और 6 और 6 क्या बन गया -12 का स्क्वायर। क्लियर, होल का क्या आ गया रूट। क्लियरली है कि डायगोनल इक्वल नहीं आएंगे क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ 18 का स्क्वायर था और यहाँ पे 12 12 जा 144। ठीक है, तो यहाँ पे 4 4 8 4 और 2 6 3 और 1 4 468 बन रहे। तो ये डायगोनल्स देखिए वैल्यू इक्वल नहीं आ रही, तो इट्स मीन्स ऑपोजिट साइड तो इक्वल है बट डायगोनल्स इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में जो ऑप्शन होगा वो सी करेक्ट होगा कि जो गिवन वर्टिसेस हैं वो पैरेललोग्राम के हैं। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? 17th क्वेश्चन है द मीडियन ऑफ अ सेट ऑफ 9 डिस्टिंक्ट ऑब्जर्वेशन इज 20.5 इफ ईच ऑफ द ऑब्जर्वेशन ऑफ अ सेट इज इंक्रीज्ड बाय 2 देन द मीडियन ऑफ न्यू सेट। क्या कह रहे हैं, 9 ऑब्जर्वेशन है, उनका मीडियन हमें गिवन है 20.5। अगर ईच ऑब्जर्वेशन को मीन्स 9 ऑब्जर्वेशन है, अगर ईच ऑब्जर्वेशन को हम 2 से इंक्रीज कर दें तो फिर मीडियन पे इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा, मीडियन भी इंक्रीज हो जाएगा कितने से 2 से। क्लियर। अब देखिए 18th क्वेश्चन द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर from a point at a distance of 41 centimeter from the center to the circle is। हमें क्या पता करना है, देखिए द लेंथ ऑफ टेंजेंट इज, ठीक है, मीन्स टेंजेंट की लेंथ हमें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले हम एक डायग्राम है जो ड्रॉ कर लेते हैं। मान लीजिए ये एक्सटर्नल पॉइंट P है, तो यहाँ से हमने टेंजेंट्स हैं जो ड्रॉ कर रखे हैं। ठीक है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, तो यहाँ पे हमें पी ए की लेंथ पता करनी है, चाहे ये वाला टेंजेंट बनाओ चाहे ना बनाओ। ठीक है, और यहाँ पे जो रेडियस है, यहाँ पे सेंटर ओ है, रेडियस इज गिवन 9 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस इज गिवन 9 सेंटीमीटर और कह क्या रहा है, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस, फ्रॉम अ पॉइंट, एक पॉइंट से जो सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, 41 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे है। रेडियस हमें कितना गिवन है 9 सेंटीमीटर। क्लियर। इस चीज को जब तक आप ध्यान से नहीं रीड करोगे तो आप क्वेश्चन गलत कराओगे। देखिए दोबारा से देखिए, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट इज, लेंथ है जो टेंजेंट की वो फाइंड आउट करनी है। अगर रेडियस 9 सेंटीमीटर है और ये ड्रॉ किया गया है एक ऐसे पॉइंट से जिसकी डिस्टेंस 41 सेंटीमीटर है, कहां से, फ्रॉम द सेंटर से, जिस पॉइंट की डिस्टेंस सेंटर से कितनी है 41 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो टेंजेंट होते हैं वो रेडियस पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर की ऑपोजिट साइड किसका काम करेगी, हाइपोटेन्यूज का। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं इस ट्रायंगल में ओ ए पी में। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर जो है ए पी, उसकी हम वैल्यू पता कर लेंगे। ए पी हमने पता करनी है क्योंकि यही टेंजेंट है जिसकी लेंथ हमें पता करनी है। 41 को स्टूडेंट्स जब हम 41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास 1681 आ जाएगा। 9 9 जा 81 और AP का स्क्वायर प्लस में, ये 81 इधर ले आए माइनस हो जाएगा। ठीक है, AP का स्क्वायर, तो AP का स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास आ गया 1600 माइनस करके, और 1600 को हम क्या लिख सकते हैं 40 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल। ए पी की वैल्यू मीन्स जो टेंजेंट है उसकी जो लेंथ आ गई वो हमारे पास क्या आ गई 40 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज इट क्लियर? इस टाइप का क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करके देखना। चाहे आपको ये रूल का पता है पर आप डायग्राम जब ड्रॉ करते हो तो आप कंफ्यूज हो जाते हो कि विच साइड इज गिवन। रेडियस तो क्लियर हो जाता है कि दिस वन इज रेडियस, पर आप टेंजेंट और सेंटर से जो दूरी होती है पॉइंट की उसको लेके कंफ्यूज होते हो। ठीक है, तो इस तरह की जो भी स्टेटमेंट्स हो उनको पहले ड्रॉ करके देखना, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना। क्लियर स्टूडेंट्स? 19th और 20th क्वेश्चन आपको पता है रीजन असर्शन से रिलेटेड होता है। ठीक है, चलिए 19th क्वेश्चन करते हैं जिसमें असर्शन और रीजन हमें क्या गिवन है। असर्शन है द नंबर 5 रेज n can't end with digit 0 where n is natural number। ये कह रहा है कि 5 रेज n है जो ये इसका एंड डिजिट 0 से नहीं होगा जहां पे n नेचुरल नंबर है। तो ये बिल्कुल ट्रू है क्योंकि जो 5 है, 5 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन देखें 1 और 5 है, अगर इसका एंड डिजिट 0 से होना है तो इसमें 2 और इंक्लूड होना चाहिए इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्लियर?
अब रीजन क्या कह रहा है कि अ नंबर एंड्स विद जीरो, कि एक नंबर जीरो से एंड होगा इफ इट्स प्राइम फैक्टराइजेशन कंटेन बोथ 2 एंड 5। बिल्कुल ठीक है रीजन, और ये रीजन है जो इस असर्शन का बिल्कुल जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। क्लियर, रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है हमारा करेक्ट रहेगा कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, तो ऑप्शन ए चूज करोगे यहाँ पे। अब देखिए 20th क्वेश्चन है आपका असर्शन, इफ कोस ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 देन साइन स्क्वायर ए प्लस साइन रेज 4 ए इक्वल टू 1। तो यहाँ पे ये इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल होगी, ये चीज हमें शो करनी है। पहले इसको हम करके देख लेते हैं कि ये चीज इक्वल है क्या नहीं है 1 के इक्वल। अगर ये चीज वो कहते हैं 1 के इक्वल है तो इसकी वैल्यू भी 1 के इक्वल है, तो ये असर्शन हमें करके देखना पड़ेगा। रीजन ठीक है, ये आइडेंटिटी है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, पर ये इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं इसे चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें वैल्यू क्या गिवन है, कोस ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो ये कोस स्क्वायर ए को हम इधर ले आते हैं 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, कोस ए 1 माइनस कोस स्क्वायर ए क्या होता है स्टूडेंट्स, साइन स्क्वायर ए। तो यहाँ पे हमने ये आइडेंटिटी यूज कर ली। कैसे, देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 है। कोस स्क्वायर ए को अगर हम इधर लाके माइनस कर लें तो ये किसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास, साइन स्क्वायर ए की वैल्यू आ जाती है ना। ये कोस स्क्वायर ए इधर आके माइनस हो गया, तो यहाँ पे देखिए कोस ए की वैल्यू हमारे पास आ गई साइन स्क्वायर ए। क्लियर, अब यहाँ पे ये वाली जो स्टेटमेंट गिवन है साइन स्क्वायर ए प्लस इसको हम लिख लेते हैं साइन स्क्वायर ए और इसका स्क्वायर इक्वल टू 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए की जगह हम वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट कर दें, कोस ए, क्योंकि हमने अभी अभी निकाली कि कोस ए किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर ए के। और यहाँ पे प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू हमारे पास कोस है और ये बाहर स्क्वायर पड़ा है, कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो इससे जो ये चीज बनी और ये दोनों क्या आ गई, सेम आ गई। इट्स मीन्स असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज आल्सो ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सो ऑप्शन ए इसमें भी क्या रहेगा, करेक्ट रहेगा। ये तो आपको पता है कि असर्शन और रीजन के 4 ऑप्शंस आपको दिए होते हैं। असर्शन जो है असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। ठीक है, और फिर एक में होता है कि असर्शन और रीजन बोथ आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और थर्ड ऑप्शन में असर्शन ट्रू है रीजन रॉन्ग है। फोर्थ में जो है आपके पास असर्शन रॉन्ग है रीजन क्या है, ट्रू है। तो ये 4 ऑप्शंस होते हैं, आपको उसको सॉल्व करके अकॉर्डिंग टू ऑप्शन आपको चूज करना होता है कि क्या चीज है जो हमारे पास करेक्ट आ रही है। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। राधे राधे।